Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, ये है प्राचीन भारत का इतिहास का चौथा वीडियो और इसमें जो हम बात करने वाले हैं उसे बताने से पहले मैं आपको हल्की सी जानकारी दे दूं। ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप अगर नए वीडियो पे आए हैं तो ऐसे करके एक सब्सक्राइब का बटन नीचे होता है, उसको कर लीजिएगा। आप यदि नोट्स लेना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जानकारी दे दूँ कि मैंने प्लेलिस्ट में लगभग 1500 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो लगभग मैंने 400 वीडियो इकोनॉमिक्स के डाल दिए हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो ज्योग्राफी के मैंने 500 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें से लगभग 350 आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं और 150 वीडियो इंडियन के मिल जाएंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स आपका हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है, सबका आपको मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़ा, चाहे नेट जीआरएफ हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, एसआई हो, कुछ भी हो, XYZ जिसमें जीएस से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, आप चुटकी बजाते हुए आंसर उसका निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्राचीन का आपका कौन सा है, चौथा वीडियो है, तो इसकी चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए धमाकेदार होने वाला है। हम इसमें बात करने वाले हैं प्राचीन भारत को जानने के ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। वैसे स्रोत बोल देने लेकिन स्रोत होता है, तो उसको जानने के स्रोत यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले हल्का सा एक बेस बना दूंगा, उसके बाद हम सिक्के जानेंगे। मतलब पूरे तीन भाग होते हैं। कैसे? ऐतिहासिक स्रोत की बात की जाए तो पुरातात्विक, साहित्यिक और भी कई तरह के, मतलब 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे हम क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो प्राचीन भारत को जानने के स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आ जाता है पुरातात्विक। पुरातात्विक होता है, एक तरह से क्या होता है, खुदाई से निकाला जाता है। जो टीले वगैरह होते हैं, जो माउंट्स वगैरह होते हैं, उनसे क्या करते हैं हम, खुदाई करते हैं। खुदाई करके क्या निकल आते हैं, सिक्के निकल आते हैं, हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहला ये हो जाता है, खुदाई से प्राप्त होने वाली ये स्रोत होते हैं। दूसरा जो होता है साहित्यिक स्रोत, ये क्या होते हैं, ये साहित्य हो जाते हैं, जिसमें आपके धार्मिक हो जाते हैं और धर्मेतर हो जाते हैं, जो धर्म से जुड़े हुए, और धर्मनिरपेक्ष भी हो जाते हैं, राजनीतिक भी हो जाते हैं। तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण क्लियर करेंगे आगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों में आपके 3 भागों में बांट सकते हैं। तो मैंने कौन कौन से 3 भाग बताए, मैंने सबसे पहला बताया वो आ जाता है आपका पुरातात्विक, जो कि खुदाई वगैरह से निकाले जाते हैं। दूसरा जो आ जाता है साहित्यिक, और तीसरा जो हो जाता है आपका मैंने बताया विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। लेकिन यहाँ पर अगर कभी कहीं किसी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा मानव विज्ञानी स्रोत। मानव विज्ञानी स्रोत, जिसमें आपका विदेशी विवरण भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आ जाते हैं, गैर शासकीय आ जाते हैं, अर्ध शासकीय आ जाते हैं, शासकीय आ जाते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के द्वारा कुछ लिखा गया हो। ठीक है। इसके बाद अगर हम पुरातात्विक की बात करें तो मैंने बताया था उत्कलित सामग्री जिसमें हो जाती हैं। उसके बाद अभिलेख हो जाते हैं, मुद्राएं हो जाती हैं, ताम्रपत्र हो जाते हैं, कलाकृतियाँ हो जाती हैं। इसके बाद अपभ्रंश हो जाती हैं। साहित्यिक में अगर बात की जाए अपभ्रंश साहित्य हो जाते हैं, संस्कृत साहित्य हो जाते हैं, राजस्थानी हो जाता है, फारसी और उर्दू हो जाता है, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में हो जाते हैं, चाहे फिर वो तमिल में हो, तेलुगु में हो, या फिर फारसी में हो, किसी में भी हो। इसके बाद शासकीय में यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो अन्य बुक्स में जो आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से भी कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये मेन माना जाएगा, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण। यानी कि ये नहीं कि मैंने अगर बांट दिया कैटेगरी तो आप उसी को माने। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आपको सबसे अच्छा, सबसे समझ में ज़्यादा आए, उसको आप लिख सकते हैं। तो ये वाला मेरी समझ से आप लिखने ना सबसे बेस्ट होगा। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन। सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है पुरातात्विक। दूसरा जो हो जाता है साहित्यिक। साहित्यिक मतलब जो लिटरेचर होता है, मतलब जो कुछ भी लिखा गया होता है। विदेशी यात्रियों के विवरण। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे तो अभिलेख और दूसरे आ जाते सिक्के। अभिलेख की बात किया जाए तो गुहालेख, स्तंभ लेख, मूर्ति लेख, प्रस्तुति और ताम्र लेख। तो साहित्यिक में अगर बात करें तो धार्मिक लेख आ जाते हैं, और दूसरा जो आ जाता है धर्मेतर धर्मशास्त्र, जिसमें आपका वेद एक आ जाता है, यानी कि जो वेद वगैरह आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, महाभारत, रामायण। दूसरा जो होता है जैन, जो कि सबसे दूसरा जो है इसमें प्रमुख है। तीसरा जो आ जाता है बौद्ध। ये तो हो गए धार्मिक, जो धर्म से जुड़े हुए। दूसरा हो जाता है धर्मेतर, यानी कि धर्म से इतर, यानी कि धर्म से अलग। ठीक है। इसमें आ जाता है जैसे कि आपका स्मृतियाँ हो गई, पुराण हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। दूसरा आ जाता है विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में आप देख सकते हैं यूनानी, चीनी, फारसी और अन्य।
अब इसको थोड़ा सा विस्तार से अगर देखें कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, आप एक बार पढ़ लेना, जिंदगी में आपको कभी किसी बुक की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितनी भी मतलब किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो, आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने इस तरह से ये नोट्स बनाए हैं, काफ़ी समय लग गया, लगभग 6 से 7 महीने इनको तैयार करने में लग जाता है मुझे मोटा मोटी, क्योंकि मेरा जो तरीका रहता है वो शोध करके रहता है। मैं चाहता हूँ कि रिसर्च करके ऐसा दिया जाए कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और इससे कम देना चाहिए। कम हो सकता है थोड़ा सा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ा सा खोल के बताते हैं कि आपके भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। आइए सबसे पहला देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर तरफ जाएं तो यूनानी और रोम लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी रोम लेखक की अगर बात करें तो हम टेथियस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईरानी था। हेरोडोटस के बारे में बात करेंगे, जो जिसको इतिहास का पापा भी कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले कुछ विद्वान देखेंगे, जिसमें नियार्कस हो गया, अनासिक्रेटस हो गया और अरिस्टोबुलस हो गया। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वो भी विस्तार से, छोड़ने वाला मैं कुछ ही नहीं हूँ। उसके बाद बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में, जिसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा मिलती है। इसके बाद डायमेकस हो गया, जिसने बिंदुसार के बारे में चर्चा की है अपनी एक पुस्तक में, और डायनोसियस जिसने अशोक के बारे में चर्चा की है। ये कौन है आपके, ये आपके यूनानी लेखकों के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आती है टॉलमी, ज्योग्राफी के लेखक थे, जो इन्हें ज्योग्राफी का पापा भी कहा जा सकता है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे, ठीक है। इन्हें हिस्ट्री का पापा तो नहीं कहा जाता है, इन्हें दूर का रिश्तेदार कह सकते हैं, चाचा कह सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं ये चीनी लेखक के बारे में। तो चीनी मतलब चाइना के बारे में बात हो रही है, ये शुगर के बारे में नहीं। चीनी की अगर बात करें तो फायान हो जाता है, सुंग हो जाता है, सुंग यून हो जाता है, हिंसांग हो जाता है और इसिंग हो जाता है। ज़्यादा इनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सारे नाम एक से होते हैं, बस थोड़ी सी आगे पीछे बिंदी लगा देना तो इनका नाम जो है चेंज हो जाएगा। तो चीनी लेखक हो। अरबी की अगर बात करें, अरबी मतलब खाने वाली अरबी नहीं, अरब वाले देशों, अरब देश की बात हो रही है। अरबी लेखकों के बारे में अगर बात करें तो अरबी की तरफ आते हैं। अरबी में आपके सुलेमान देखने को मिल जाएंगे, अल मसूदी हो जाएगा, और उसके बाद अल बरूनी हो जाता है। तहकीक हिंद के लेखक थे ये। इब्न बतूता मार्द जूता, सॉरी इब्न बतूता जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में ये आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद ये घर चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। ये तीसरा जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। इस साहित्य की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में अगर देखें सबसे पहले तो आ जाता है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा आ जाता है ब्राह्मणेतर, यानी कि ब्राह्मण से इतर, इतर का मतलब होता है अलग, ठीक है। तो ब्राह्मण इतर की अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। ब्राह्मण साहित्य में अगर बात करें तो वेद, उपनिषद, वेद मतलब ज्ञान, उपनिषद मतलब समीप बैठना, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, इनके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है धार्मिक साहित्य में लौकिक साहित्य, यानी कि लौकिक, इसमें आ जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ, सबके बारे में हम डिटेल यहाँ पर जानने वाले हैं। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। पहले हम थोड़े से कुछ तथ्यों के बारे में करेंगे, फिर हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में बढ़ेंगे कि सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं, यानी कि इतिहास को जानने के स्रोत देखने वाले हैं यहाँ पर, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे उसमें। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, आपका सिक्के आ जाते हैं, अभिलेख आ जाते हैं, मूर्तियाँ आ जाती हैं, चित्रकला आ जाती हैं, स्मारक आ जाती हैं, भवन आ जाते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स अलग अलग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सिक्कों के बारे में अलग बात होगी, अभिलेखों के बारे में बात अलग होगी, मूर्तियों के बारे में अलग होगी, चित्रकला के बारे में अलग होगी, और यहाँ स्मारक के बारे में अलग होगी, और भवन के बारे में अलग होगी। क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटे में ही निपटाने वाला हूँ, मेरे पास समय कम है। आइए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हल्का सा पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। तो प्राचीन भारत को जानने का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है। फिर से बता दूं, प्राचीन भारत को जानने का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत के तहत कुछ प्रमुख साधन आते हैं। कौन कौन से हैं? सिक्के आ जाते हैं, ठीक है, सिक्के यानी कि कॉइन्स, अभिलेख आ जाते हैं, स्मारक आ जाते हैं जिनको हम भवन भी कह सकते हैं, मूर्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है, चित्रकला आ जाते हैं,
और अवशेष आ जाते हैं। अवशेष मतलब बचे हुए जो भाग हो जाते हैं, कुछ टूट फूट होने के बाद कुछ माल जो है बच जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत में ही आगे देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। फिर से बता दूं, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है कौन? पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं ये किसी भी देश या फिर स्थान का इतिहास जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं ये आते कहाँ से हैं, यानी कि हमने अभी काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जो ये स्रोत होते हैं जो मैंने बताया खुदाई से आते हैं, तो ये आते कहाँ से हैं? तो जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं ये पुराने टीलों की खुदाई से प्राप्त होते हैं। यानी कि मान लीजिए पुराने टीले वगैरह हैं, कोई पहाड़ वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं? वो खोदते हैं तो खोदते खोदते क्या निकल आता है? लाश का एक टुकड़ा निकल आता है। मान लीजिए यहाँ पर लाश का एक टुकड़ा निकल आया, उसको हम खोदते हैं, खोदते खोदते हम तरह तरह के छोटे छोटे ब्रश होते हैं, उन ब्रश से क्या करते हैं? उनकी हल्के हल्के करते हैं, ताकि उनका कोई भी जो उनका हड्डी या उनका दांत, उनका बाल भी क्या हो? बाल भी बांका ना हो। बाल भी बांका का मतलब अगर उनके सर पे बाल हैं तो वो भी क्या नहीं होने चाहिए, उस पर भी स्क्रैच नहीं आने। इतने प्यार से फूंक फूंक के चाट चाट के उसको साफ करते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? यानी कि खुदाई से। तो अब बात आती है कि पुराने टीले यानी कि खुदाई से क्या होते हैं? इन्हें निकाला जाता है। तो अब भैया बात आती है कि ये टीले यानी कि जो माउंट्स होते हैं ये होते कहाँ से हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आइए देखते हैं भाई, ये टीले यानी कि माउंट्स होते क्या हैं। तो ये जो टीले होते हैं, ये जो माउंट्स होते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं? उभरे हुए भाग होते हैं, जिनके नीचे क्या होती हैं? पुरानी बस्तियां या पुरानी बस्तियों के क्या होते हैं? अवशेष या बचे हुए भाग, या फिर पुरानी बस्तियों के, या फिर पुरानी हड्डियों के, या फिर पुराने किसी भी जानवर के या इंसान के, या फिर किसी बर्तन के, यानी कुछ भी हो सकता है। पुराने माल का बचा हुआ भाग मौजूद होता है। तो प्राचीन टीलों तथा स्मारकों की खुदाई करके और खुदाई से मिली वस्तुओं के आधार पर समय का क्या करते हैं? समय का क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया? पुरातत्व विज्ञान क्या होता है? प्राचीन जो टीले होते हैं, जो पुराने टीले होते हैं या के माउंट्स जो होते हैं, उनकी क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। मान लीजिए किसी स्मारक की कर दी खुदाई, मान लीजिए कोई बड़ा, मान लीजिए कोई महल मिला नीचे खोदने के बाद, फिर हमने उसकी भी खुदाई की। खुदाई करने के बाद उसमें से क्या निकले? खुदाई से कुछ वस्तुएं निकली, कुछ अवशेष निकले, या फिर कुछ भी वस्तु निकली। तो उसमें हम क्या करते हैं? क्रमित ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। तो उस क्रमित ऐतिहासिक विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो क्लियर हो गया कि टीले क्या होते हैं, पुरातत्वविद क्या होता है, और पुरातत्व विज्ञान क्या होता है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आप बात आती है कि ऐतिहासिक विश्लेषण कैसे किया जाता है। यानी कि मैंने अभी बताया कि क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना ही पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। तो ऐतिहासिक विश्लेषण कैसे करते हैं? मान लीजिए अभी खुदाई करने के बाद मान लीजिए हमारा ये हेलमेट निकल आया। हमने क्या कर दिया? हेलमेट को हमने छू के देखा, इसे करके टच करके देखा, और हमने बता दिया ये 3 साल पुराना है। हमने कैसे अंदाजा लगाया? नहीं समझ में आया ना? ऐसे हम नहीं मानेंगे। वो दूसरा वाला कह रहा नहीं ये तो 2 साल पुराना है। तो इस तरह से वो समझ में आ गया, दोनों अब आपस में लड़ गए। अब आपस में लड़ गए तो उनकी बात ये तय हुई कि ऐसा करिए, दोनों की हम कुश्ती कराते हैं, जो जीत जाएगा हम उसी की बात मान लेंगे। तो ऐसे तो हम ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं करवा सकते, ना ही हम ऐसा कालक्रम का हम उनकी बात मानेंगे कि जो ताकतवर होगा उसी का समय काल माना जाएगा, ऐसा नहीं। मान लीजिए हमारा ये ग्लोब निकल आया, अब ग्लोब का मान लीजिए जमीन से खुदाई करने के बाद हमने अपने पापा को दिखाया, पापा ने इसको 3 साल मान लिया। अब पापा हमारे बड़े हैं तो उन्होंने कहा कि पापा की बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि भाई उनकी बात मान ली जाएगी कि वो बड़े हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि 3 साल है। लेकिन नहीं, ये तो ज़्यादा पुराना लग रहा है, ये 20 साल पुराना लग रहा है। अब झगड़ा ना हो तो इसकी बात ये तय हुई कि भाई साहब इतिहास का जो कालक्रम है, यानी कि जो विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण आखिर किया कैसे जाता है, उसकी भी बात हो। तो उसको कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो मैंने क्या बताया? अब बात आती है कि ऐतिहासिक विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो उसको कैसे किया जाता है, तो आइए समझते हैं। तो प्राचीन वस्तु में मौजूद C14 में आई कमी को माप करके उसके समय का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। तो जो क्या होता है? जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि कहलाती है। फिर से बता दूं, मान लीजिए ये मछली है,
मछली है, मछली या कहीं मान ली कोई भी कार्बनिक जो होता है कार्बनिक, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक ये पूरी दुनिया में चाहे कोई भी हो उसके अंदर कार्बन की मात्रा जो है मौजूद होगी। मैं भी हूँ, कार्बन से बना हुआ हूँ, कोई भी चीज़ है कार्बन उसमें मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, तो जो जीवित प्राणी होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा होती है। मान लीजिए मैं मर जाऊँ, मैं किसी टीले के नीचे दब जाऊँ, दबने के बाद मेरे अंदर जो कार्बन मौजूद होगा, कार्बन का जो रेडियो एक्टिव जो होगा, कार्बन का जो C14 होगा, उसमें आई कमी के आधार पर क्या करेंगे, काल का निर्धारण करेंगे। अब भैया कैसे करेंगे, तो उसको आइए समझते हैं। तो मैंने क्या बताया कि प्राचीन वस्तु में, यानी कि मान लीजिए खुदाई से क्या निकला है, मेरा जूता निकल आया, मेरा जूता, मान लीजिए जूता नहीं, जूता गंदी चीज़ होगी, मिट्टी इट्टी काफ़ी लगेगी। मान लीजिए क्या निकालें हम, मान लीजिए ये निकल आया, ये चाकू खुदाई से निकला। तो अब ये चाकू नहीं, मान लीजिए कुछ और निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये माचिस निकल के आती है, माचिस निकल के आती है, माचिस तो गल जाएगी, माचिस से तीली मान लीजिए निकल के आती है। माचिस जब तीली इसमें से निकल के आती है तो इसमें क्या होगा, कार्बन का जो तत्व मौजूद होगा C14, उसमें क्या होगा, समय के साथ क्या हो जाएगा, वो कमी आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो जितना पुराना होगा उसमें उतनी कमी आती जाएगी, जितना पुराना होगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ऐसे करके जितना उसमें कमी आएगा उतना ही वो क्या माना जाएगा, पुराना माना जाएगा। तो काल का निर्धारण कैसे किया जाता है, कार्बन का जो क्या होता है रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, C14 में आई कमी के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उसकी उम्र तय करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो मैंने क्या बताया, प्राचीन वस्तु में मौजूद C14 में आई कमी को माप करके उसके समय का निर्धारण किया जाता है, जो कि क्या कहलाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि कहलाती है। इसी विधि के तहत यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंध रखती है। तो कार्बन 14 क्या होता है, कार्बन 14 कार्बन का ही एक क्या है, रेडियो एक्टिव रूप होता है, रेडियो एक्टिव का ही क्या होता है, स्वरूप होता है, जो कि सभी सजीवों में, यानी कि जो जिंदा प्राणी होते हैं उनमें मौजूद होता है, मरने के बाद उनके अंदर बना रहता है। तो अब सबसे जरूरी बात ये आती है कि जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं वो होती क्या क्या हैं, फिर से बता दूं मैंने क्या बताया। सबसे जरूरी बात क्या है कि जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं ये क्या क्या हो सकती हैं। तो भैया क्या हो सकती हैं, भैया हड्डियां हो सकती हैं, किसी जानवर की, किसी मनुष्य की, किसी की भी हड्डियां हो सकती हैं, पौधों के अवशेष हो सकते हैं, बचे हुए भाग हो सकते हैं, कोई औजार हो सकता है, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, अनाज के बचे हुए भाग हो सकते हैं, मान लीजिए गेहूं है, जौ है या फिर मक्का है, इसके अवशेष हो सकते हैं, कोई हथियार हो सकता है, हथियार का मतलब उस समय बंदूक ये नहीं चलती थी, हथियार का मतलब चाकू हो सकता है, कोई तलवार हो सकती है, कोई मतलब बूमरैंग हो सकता है, इस तरह से ये हथियार हो सकते हैं। तो इस तरह की ये क्या है, प्राचीन वस्तुएं मानी जाएंगी। तो अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो होगा सिक्के। सिक्कों के बात करने से पहले मैं हल्का सा यहाँ दिखा दूँ कार्बन 14 के बारे में कि किस तरह से ये काम करता है। मैंने बताया था कि हर सजीव में मैंने आपका बताया कि कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, क्योंकि वो भी सांस लेते हैं, बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या है, कार्बन का C14 जो है रेडियो एक्टिव जो है तत्व जो है मौजूद होता है। तो मेजरिंग ऑफ द वेटा डिके एक्टिविटी ऑफ द, कहाँ पर गया, हाँ, measurement of the time the eclipse since the was the living in the equilibrium with the atmosphere। तो हाँ, यहाँ पर से मोटा मोटी यहाँ पर ये है कि मान लीजिए ये लकड़ी है, अभी क्या है इसमें कार्बन का जो C14 है वो क्या है, एज इसकी कितनी है, 0 है, तो इसमें कितना 100% है। मान लीजिए इसका C14 का जो समय कितने साल बाद, 5730 साल बाद कितना हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद 11460 साल बाद कितना रह जाएगा, 25% रह जाएगा। उसके बाद इसका भी आधा रह जाएगा, कितना, 17190 साल बाद कार्बन का जो C14 है वो कितना रह जाएगा, 12% रह जाएगा। तो इससे हम उम्र का पता लगा लेंगे कि इस लकड़ी जो है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसकी उम्र कितनी है, 17190 साल है। अब मान लीजिए हमने तत्व का पता लगाया कि इसमें C14 कितना है, 50% है, तो हमने इसी के आधार पर हमने इसका पता लगा लिया कि इसकी जो उम्र है 5730 साल है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्मिक रेडिएशन, नाइट्रोजन 14, इसके बाद यहाँ पर कार्बन C14 जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ द कार्बन
12 C13 C14 आर द ऑब्जर्व इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन का C12 C13 और C14 जो है आपका हर जो सजीव में क्या होता है, यानी कि जो जीवित प्राणी होता है उसमें मौजूद होता है, लेकिन कार्बन के C14 में आई कमी के आधार पर क्या होता है, समय का निर्धारण किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्राचीन वस्तु की या पुरातात्विक स्रोत का समय निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ? कौन सा उसमें समस्थानिक होता है कार्बन का, तो C14 होता है। तो उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जो है सिक्कों के बारे में बात करने वाले हैं कार्बन पुरातात्विक स्रोतों में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।